नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो देर रात राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने और आज जुमे की नमाज को लेकर पूरे प्रदेश में इस वक्त पुलिस अलर्ट पर है। आपको बता दें कि कई मुस्लिम संगठन वक्फ कानूनों में बदलाव के खिलाफ है। अगर उत्तराखंड में वक्फी संपत्तियों की बात की जाए तो प्रदेश में 5000 से ज्यादा वक्फी संपत्तियां हैं, जिसमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान के अलावा कई कमर्शियल प्रॉपर्टीज है। इसके साथ ही उत्तराखंड में वक्फ के पास है बड़ी मात्रा में कृषि जमीनें, जिन पर अवैध कब्जा है और अब वक्फ संशोधन बिल पास होने से इस अवैध कब्जेदारों में हलचल मची हुई है। तो उत्तराखंड में वक्फ की 5000 संपत्तियां हैं। वक्फ बिल राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति के पास जाएगा और जैसे ही कानून बनेगा उसके बाद कहा यह जा रहा है कि वक्फ की संपत्तियों की जांच होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि ये जांच कई जगहों पर पहले ही शुरू हो चुकी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वक्फ की जो बहुत सारी संपत्तियां हैं वो सरकारी एक्वायर की गई जमीनें हैं गैर कानूनी तरीके से। तो वक्फ के पास बड़ी मात्रा में कृषि की जमीनें हैं। देहरादून, हरिद्वार में वक्फ की काफी संपत्तियां हैं। नैनीताल, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर में भी वक्फ की काफी संपत्तियां हैं। उत्तराखंड में इस वक्त अगर बात की जाए 5183 संपत्तियां वक्फ की हैं। 2078 संपत्ति है, जब मदरसे, कब्रिस्तान, कमर्शियल प्रॉपर्टीज है। वक्फ के पास बड़ी मात्रा में कृषि की जमीनें हैं और कहा जा रहा है कि जो कृषि की जमीनें हैं वो गैर कानूनी तरीके से एक्वायर की गई है और ऐसे में अगर ये जांच आगे बढ़ती है तो फिर इन संपत्तियों का होगा क्या? संपत्तियां छीन ली जाएंगी और इसी बात को लेकर खलबली मची हुई है। बातचीत करने के लिए नरेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। माफ कीजिएगा, शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तराखंड में 5000 शैलेंद्र जमीन है, 5183 वक्फ की संपत्तियां हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जो कृषि भूमि की हैं या फिर जिनमें मजार है या फिर मस्जिदें हैं या कब्रिस्तान है। खासतौर पर कृषि जमीनों को एक्वायर किया गया गैर कानूनी तरीके से। अगर इन संपत्तियों की जांच होती है तो फिर उनके लिए बड़ी मुश्किल, जिन्होंने गलत तरीके से इसे हथिया लिया है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके का वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है और वो पास भी हो गया है दोनों सदनों के भीतर, तो ऐसे में जिन लोगों ने वक्फ के नाम पर प्रॉपर्टी को कब्जा किया है और उनके दस्तावेज नहीं है, तो उनके सामने एक बड़ा संकट आने वाला है। विशेष तौर पर क्योंकि उत्तराखंड का जो इलाका है इसमें वक्फ की बहुत बड़ी संपत्तियां हैं। वैसे तो देवभूमि है, लेकिन यहाँ पर आप मैदान से लेकर पहाड़ तक, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, यहाँ तक कि पिथौरागढ़ में भी कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जो कि वक्फ की अपनी संपत्तियां हैं। तो ऐसे में इन संपत्तियों पर खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि वक्फ में ये जरूरी हो गया है कि अब आपको कम से कम उन प्रॉपर्टीज के कागजात दिखाने होंगे। अगर ज्यादातर प्रॉपर्टीज, जैसे मेरी अभी बात हुई मौलानाओं से, मुस्लिम मौलानाओं से बात हुई, उसके अलावा जो वक्फ से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बात हुई, जो मजारों के मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मेरी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि भाई ज्यादातर क्योंकि धार्मिक संपत्तियां हैं तो उनके पुराने दस्तावेज है नहीं उनके पास, तो इसका मतलब है कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो लिहाजा ऐसी संपत्तियों पर संकट निश्चित तौर पर मंडराने वाला है जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं मौजूद है। तो एक तरफ एग्रीकल्चर की लैंड है और दूसरी तरफ कब्रिस्तान है, मजार है, मस्जिदें हैं, क्योंकि धार्मिक कारण है। उसके अलावा जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है वो भी बहुत बड़ी संख्या में, विशेषकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में और देहरादून में, यहाँ पर तो बहुत जबरदस्त संख्या में कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी हैं वक्त की, जो कि कौड़ियों के भाव किराए पे दी जाती थी और जिसका बहुत ज्यादा फायदा सरकार को उस तरीके से नहीं मिलता था। नहीं जो बिल्कुल, तो मुश्किलें बढ़ गई है। ऐसी संपत्तियों को ढूंढा जा रहा है वक्त की जो गैर कानूनी तरीके से ली गई है। शैलेंद्र, और अब जांच के बाद क्या होगा, इसी को सोचकर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं या फिर नेता हैं वो घबराए हुए हैं, या फिर जो एक्वायर किया है जिन्होंने जमीन वो घबराए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। वक्फ बिल की लोकसभा के बाद कल राज्यसभा में भी पास हो गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर की और कहा कि ये विधेयक पारदर्शिता के साथ लाया गया है, न्याय और सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सुशासन और न्यायिक सुधारों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पूर्ण पारदर्शिता, कानूनी स्पष्टता और न्यायिक संतुलन स्थापित करना है। यह विधेयक किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लाया गया है। इसके लागू होने से झूठे और अवैध दावों पर रोक लगेगी, जिससे भूमि एवं संपत्ति से जुड़े विवादों का निष्पक्ष समाधान हो सकेगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग ना हो।
सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा के दौरे पर रहेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री चैत्रा अष्टमी मेले में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री धामी 12:30 बजे अल्मोड़ा पहुंचने वाले हैं और उसके बाद सीएम शाम 4 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां पर युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप में शामिल होंगे। तो आज मुख्यमंत्री का दौरा है, आज चैत्रा अष्टमी मेले में शामिल होंगे, अल्मोड़ा दौरे पर रहेंगे और इस दौरान कई कार्यक्रम भी हैं। उत्तराखंड में कई स्थानों के नाम बदलने के बाद देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी के आवास पर धामी का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि हम निर्णय करने में समय नहीं लगाते, हमारे आदर्श भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और शिवाजी हैं। हम जजिया कर वाले औरंगजेब को अपना आदर्श नहीं मानते। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम धामी ने कहा कि हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो कुछ लोगों को परेशानी होती है। ये लोग विघ्न संतोषी हैं, इनको विघ्न करने में आनंद आता है। हमेशा नया करने पर विश्वास करते हैं। जो जन भावनाएं हैं, उन जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेने में हम तनिक सा भी देशराज मिनट का क्या सेकंड का भी जो है प्रतीक्षा नहीं करते हैं और निर्णय ले लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं, न कि जिन्होंने जजिया कर लगाया। ऐसे जजिया कर लगाने वाले औरंगजेब हमारे आदर्श नहीं है। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको परेशानी होने लगती है, उनको परेशानी होने लगती है। कुछ भी काम करेंगे, कुछ ना कुछ मेक निकालना शुरू कर देंगे। आप जानते हैं ना, विघ्न संतोषी, विघ्न संतोषी यानी कि विघ्न संतोषी, जिनको विघ्न करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन हमको भी आनंद आता है कि थोड़ा सा अगर वो जो है कुछ बताते हैं तो हम और अच्छे से आगे बताते हैं। उत्तराखंड में ट्रांसफर और डेपुटेशन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अब कोई भी कर्मचारी 5 साल से ज्यादा समय के लिए डेपुटेशन पर नहीं रह पाएगा। वित्त विभाग ने इसके लिए पहली बार साफ गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके बाद अब उन सभी कर्मचारियों को भी अपने मूल विभाग में जाना होगा जो कई सालों से दूसरे विभागों में डेपुटेशन पे तैनात हैं। सामान्य डेपुटेशन की समय सीमा सिर्फ 3 साल होगी, जबकि अगले 2 साल के लिए डेपुटेशन बढ़ाने के लिए वित्त विभाग से मंजूरी लेनी होगी। पूरे कार्यकाल में सिर्फ 2 बार ही डेपुटेशन मिल सकेगा। रिटायरमेंट से 5 साल पहले कोई डेपुटेशन नहीं दिया जाएगा। यही नहीं, डेपुटेशन के लिए विभागों को विज्ञप्ति तक निकालनी होगी और इसके अलावा सेवा विस्तार के लिए भी वित्त विभाग से मंजूरी लेना जरूरी होगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों सीएम धामी ने भी डेपुटेशन खत्म करने के लिए निर्देश जारी किए थे और अब वित्त विभाग शासनादेश जारी कर चुका है। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की मेगा तैयारी जारी है, जिसके तहत सरकार ने 4 आईएएस ऑफिसर्स को चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर जिम्मा सौंपा है, जो धाम और यात्रा मार्ग में व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर 11 अप्रैल को शासन को अपनी रिपोर्ट देंगे। आईएएस युगल किशोर पंत केदारनाथ धाम यात्रा की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आर राजेश कुमार को बद्रीनाथ धाम का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि बीवीआरसी पुरुषोत्तम को गंगोत्री धाम को तो नीरज खैरवाल को यमुनोत्री धाम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब चारों आईएएस ऑफिसर चारों धाम का पैदल जाकर दौरा करने वाले हैं और फिर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाले कि आखिर यहाँ पर किस तरह की तैयारी है पर्यटकों के लिए। देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 8 मई से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग शुरू हो जाएगी। आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर हेली बुकिंग की आप करवा सकते हैं। हेली का किराया इस बार 5% बढ़ा दिया गया है। सिरसी से केदारनाथ तक का किराया 6,061 रुपए होगा। वहीं फाटा से केदारनाथ का किराया
6,063 होगा, जबकि गुप्तकाशी से केदारनाथ का किराया 8,533 रुपए रखा गया है। तो 5% किराया जरूर बढ़ाया गया है, लेकिन अब बुकिंग शुरू हो रही है और ऐसे में IRCTC की वेबसाइट पर जाकर आप हेली सेवा को लेकर बुकिंग करा सकते हैं। चारधाम यात्रा की तरह स्तर पर तैयारी तेजी के साथ चल रही है। प्रशासन की टीम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है और इसके साथ ही बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भी यात्रा व्यवस्थाओं को ठीक करने में लगी हुई है। ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक सभी गेस्ट हाउस ठीक किए जा रहे हैं ताकि यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं बद्रीनाथ धाम में अभी भी बर्फ जमी हुई है, रास्तों से बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। जितने भी हमारे गेस्ट हाउस उनको सख्त निर्देश दिए गए कि अपने जो भी हमारे आधारभूत आवश्यकता है गेस्ट हाउस के लिए वो ठीक कर लें, चाहे हमारे बेड हैं, कुर्सी है, फैन है, जो चीज जहां नहीं है। यद्यपि हमने पिछली बार में स्वयं दौरे पे गया था और सभी मैनेजर को सख्त निर्देश दिए कि वो अपनी अपनी चीजों को सुधार लें, क्योंकि यात्रा सीजन हमारी बहुत आगामी 2 मई और 4 मई से प्रारंभ हो रही है। यमुनोत्री के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त तय कर दिया गया है। अक्षय तृतीया के दिन 30 अप्रैल को 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। कल यमुना जयंती पर यमुनोत्री के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त निकाला गया। 30 अप्रैल को सुबह 8 बजे मां यमुना की उत्सव डोली खरसाली से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी। फिर 11:55 पर कपाट खोले जाएंगे। इसके बाद अगले 6 महीने यात्रा चलती रहेगी। यमुना जी जन्मोत्सव के शुभ पावन अवसर पर यमुना जी के ग्रीष्मकालीन कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त तय किया गया है, जो कि 17 गते वैशाख अक्षय तृतीया शुक्ल पक्ष 30 अप्रैल बार बुधवार, नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, योग शुभ योग, समय 11:55 पर समस्त श्रद्धालुओं हेतु मां यमुना जी के कपाट विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ यमुनोत्री धाम में। केदारनाथ के पैदल रास्तों के बर्फ हटाने का काम अब तेजी के साथ दिखाई जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बर्फ हटाने के लिए 270 मजदूरों को लगाया है। इनमें से 70 मजदूर छोटी लिंचोली से बड़ी लिंचोली तक बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं, जबकि 200 मजदूर नए और पुराने ट्रैक को साफ कर रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी रास्ते ठीक कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 2 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। चारधाम यात्रा पर 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। पुलिस प्रशासन के लिए भी चारधाम यात्रा को सकुशल संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती रहती है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि इस बार चारधाम यात्रा प्रारंभ होने से 5 दिन पूर्व ही सभी पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी जाएगी। 13 सेक्टर में ऋषिकेश को बांटा गया है। इसके लिए इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी चारधाम में आने वाले तीर्थ श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात की निगरानी करेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। लखनऊ के एलडीए की आवासीय योजना में भूखंडों के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत मुख्यमंत्री करेंगे। लगभग 6,500 करोड़ रुपए की लागत से 785 एकड़ में प्रस्तावित आवासीय योजना अनंतनगर मुहान रोड पर है, जिसका मुख्यमंत्री आज जिसका शुभारंभ करने वाले हैं। आवासीय योजना भूखंडों के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री को आप देख पा रहे हैं। लखनऊ में लगभग 6,500 करोड़ रुपए की लागत से 785 एकड़ में प्रस्तावित आवासीय योजना बनाई गई है, जिसकी इस वक्त डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से एक बड़े भूभाग में यह आवासीय योजना एलडीए की तरफ से बनाई गई है और रजिस्ट्रेशन की शुरुआत आज हो जाएगी। 6,500 करोड़ रुपए की लागत से 785 एकड़ में प्रस्तावित है आवासीय योजना, जिसकी एक रूपरेखा इस वक्त दिखाई जा रही है कि क्या कुछ वहां पर बनेगा। यह आवासीय योजना अनंतनगर मुहान रोड पर है, जिसका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहा है। एलडीए की जमीन पर यह बनेगा। मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में एलडीए की आवासीय योजना में भूखंडों के रजिस्ट्रेशन की आज से शुरुआत कर दी है।
तो लखनऊ में बड़े भूभाग में एलडीए के ये आवासीय योजना बनाई जा रही है। सीएम योगी ने इसका रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। और एक बार फिर रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। चार धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। पुलिस प्रशासन के लिए चार धाम यात्रा को सकुशल संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती होती है। देहरादून से अजय सिंह ने बताया, जो कि एसएसपी हैं देहरादून के, कि इस बार चार धाम यात्रा प्रारंभ होने से 5 दिन पूर्व ही सभी पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी जाएगी। 13 सेक्टर में ऋषिकेश को बांटा गया है, जिसके लिए इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी चार धाम में आने वाले तीर्थ श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात की निगरानी करेंगे। वो करीब 5 दिन पहले यात्रा शुरू होने से पहले आ जाए यहाँ पर, और 13 जो हमारे जो सेक्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें कि ज़्यादा बड़ा एरिया ना हो, जिससे हमारे प्रभारी कोशिश की गई है कि इसमें इंस्पेक्टर रैंक के हम अपने ऑफिस कार्यालय अन्य जगहों से दें, इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक के प्रभारी रहें। उसमें एक मोबाइल का पार्टी जो 2 व्हीलर की बात कही गई कि जिससे अटेंड हो जाते हैं तुरंत ऐसी भीड़ को, वो 13 गाड़ियों की डिमांड है, वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। और इस बार बद्रीनाथ हाईवे पर तीर्थयात्रियों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। सभी जगह पर सड़कों को ठीक कर दिया गया है। तो वहीं पिछले साल लामबगड़ के पास जो जाम लगता था, उससे भी यात्रा में आप राहत मिलेगी। तो तीर्थ यात्रा को बद्रीनाथ हाईवे पर अब जाम से राहत मिलने वाली है। लामबगड़ पिछले साल हमने देखा था चार धाम यात्रा के वक्त में किस तरह से यहाँ पर जाम की स्थिति थी, लेकिन अब यहाँ की सड़कों को भी ठीक कर लिया गया है। और लामबगड़ के पास अब कहा जा रहा है कि इस बार चार धाम यात्रा के समय वैसे जाम की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, यानी लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। लामबगड़ नाला किस तरीके से यात्रा के दौरान मुसीबत पैदा करता है, इसकी तस्वीरें लगातार बरसात में हमने देख ली हैं। लेकिन इस बार चारों धाम सड़क प्रोजेक्ट के तहत इस लामबगड़ नाले को भी ठीक करने का काम यहाँ पे जारी है। और आप देखिए, इस ड्रिलिंग मशीन से यहाँ पे जो एक पुल है वो बनाया जा रहा है, सड़क को मजबूत किया जा रहा है, ताकि बारिश के दौरान या बरसात में जो पानी उफान पर आता है वो सड़क को नुकसान न पहुँचाए और यात्रा में जो रुकावटें होती है वो यहाँ पे ना हो। इसलिए इस पूरे इलाके में सुरक्षात्मक कार्य शुरू किए जा रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से चारों धाम की यात्रा में सरकार मॉनिटरिंग भी कर रही है, इसके अलावा व्यवस्थाएं भी बना रही हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इस बार लामबगड़ नाले के पास ये कार्य पूरा होता है तो कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी सुविधा यहाँ पे होगी यात्रा को संचालित करने में। क्योंकि लामबगड़ के पास जो घंटों तक मार्ग बाधित रहता था, सड़क यहाँ पे बह जाती थी, अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इससे आने वाले जो यात्री हैं उन्हें जो भविष्य में उन्हें काफ़ी सुविधा यहाँ पे मुहैया होगी। नितिन सेगवाल, न्यूज़ 18, लामबगड़। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा को शुरू होने में 1 माह से कम का समय रह गया है, लेकिन 120 किलोमीटर सड़क पर हालात जस के तस बने हुए हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा को शुरू होने में 1 महीने से कम का वक्त रह गया है। 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे, लेकिन ऑल वेदर के तहत गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे के 120 किलोमीटर पर सड़क कार्य शुरू न होने से हाईवे जगह जगह बदहाल है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सामरिक दृष्टि और यात्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर जल्द ऑल वेदर कार्य को शुरू कराने की मांग स्थानीय लोग कर रहे हैं। जो सड़क का निर्माण कार्य संस्था के द्वारा किया जा रहा था वो बड़े चुंगी से अभी तक शुरू नहीं हो पाया, जबकि इसको मेरे ख्याल से 3-4 साल होने को है। तो हम विभाग से भी ये निवेदन करते हैं कि चार धाम यात्रा को देखते हुए, यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यह कार्य अविलंब शुरू होना चाहिए। पीआरओ अधिकारियों की माने तो गंगोत्री हाईवे चौड़ीकरण का प्लान तैयार कर लिया गया है। चौड़ीकरण का काम 5 चरणों में किया जाएगा। चुंगी बड़ेथी से भैरव घाटी तक गंगोत्री हाईवे का चौड़ीकरण किया जाएगा। जल्द पहले चरण पर कार्य शुरू किया जाएगा। पैकेज 4 जो नताला बाईपास है और जो पैकेज 5 है, इन दोनों का टेंडर एक्शंस